नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम परमाणु के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ जानेंगे। मसलन परमाणु क्या है, समस्त सिद्धांतों पर भी नजर डालेंगे, प्राचीन व वर्तमान स्वरूप जानेंगे, आकार, आकृति व निर्माण, खोज का श्रेय, आंतरिक व बाह्य संरचना, ये सब जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चलते हैं आगे। पदार्थ की संरचना को समझाने में प्राचीन भारतीय व ग्रीक दार्शनिकों का अहम योगदान है। पदार्थ के बारे में प्राचीन भारतीय महर्षि कणाद बताते हैं कि ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और इन छोटे कणों को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। कालांतर में यूनानी दार्शनिकों ने भी इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचीन यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपिस ने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है। तत्पश्चात उन्हीं के शिष्य डेमोक्रिटस ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। डेमोक्रिटस का विचार था कि दुनिया का प्रत्येक द्रव्य एक ही प्रकार के छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें आज परमाणु कहा जाता है। आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया का हर एक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है। कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बने होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने सामने धातुएं हैं, यानी लोहे की बात करें तो लोहे के तत्व में सारे परमाणु लोहे के ही होते हैं, आपके सामने प्रदर्शित हैं सारे। और ये जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके ही उस पदार्थ का निर्माण होता है। अभी आपके सामने एल्यूमिनियम का चित्र प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे जस्ते की चित्र को यदि आप देख पा रहे हैं अभी, तो जस्ते का चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। ये छोटे छोटे जो परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। इसी तरह से तांबा है, इसी तरह से अन्य बहुत सारी धातुएं हैं और ये सभी धातुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं और उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। उन छोटे छोटे कणों को ही हम परमाणु कहते हैं। चांदी है, सोना है, बहुत सारी धातुएं हैं जो छोटे छोटे कणों से बनती हैं। छोटे छोटे अविभाज्य कणों को, इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु को अब हम विस्तार से समझेंगे और परमाणु को विस्तार से समझने के लिए हम ये बता दें आपको कि दुनिया का प्रत्येक द्रव्य परमाणु से बना होता है। दुनिया में जो आकाश गंगाएं हैं, वो आकाश गंगाएं जैसे हम जानते हैं हमारा जो सूरज है वो क्षीर सागर नामक आकाश गंगा में है। यानी आकाश गंगा में समस्त तारे जो हैं, ये समस्त तारे भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को ही परमाणु कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। और एटम का अर्थ होता है अविभाज्य, अनडिविजिबल। हम जानते हैं सूरज जो है पृथ्वी से लगभग औसत जो दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य ही है और इसका व्यास जो है वो 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। इसका व्यास इतना अधिक होने के कारण सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% द्रव्यमान तो सूरज अकेले का है। और जैसा कि आप जानते हैं ये सूरज भी छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। कई प्रकार के परमाणु होते हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं और इन्हीं तत्वों से मिलकर ये सूरज बना है, जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः होते हैं। और इन्हीं हाइड्रोजन हीलियम के कारण सूरज अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है, क्योंकि इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के कारण इसमें अभिक्रिया चलती रहती है। सूरज में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा, और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परमाणु सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डेमोक्रिटस ने सिद्धांत में कहा था कि सारे द्रव्य एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं, जैसा कि अभी आपके सामने प्रदर्शित है। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण व स्थिर अनुपात नियमों का उपयोग करते हुए बताया कि कोई भी द्रव्य हो, चाहे एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व हो या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात से जो यौगिक बनता हो या कोई भी मिश्रण हो, वह छोटे छोटे परमाणुओं से बनता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं।
डाल्टन के लगभग 90 वर्ष बाद इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला बताया और उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी तरह से वितरित होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं। इसी कारण इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की कमी को दूर किया रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन के बाद सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये पहली बार बताया कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि का एक गोला है और उसका संपूर्ण धनावेश उसके बीचों बीच नाभिक में केंद्रित होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। अर्थात इन्होंने नाभिक की खोज की। साथ ही साथ इन्होंने ही पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड सिद्धांत में थोड़ा और सुधार करते हुए सन 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया। नील्स बोर बताते हैं कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। उन्होंने कक्षाओं के नाम भी दिए। पहली कक्षा को K, K, L, M, N इस तरह से उन्होंने कक्षाओं के नाम दिए। नील्स बोर कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके या त्याग करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण भी कर सकते हैं। नील्स बोर ने किसी कक्षा विशेष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए सूत्र भी दिया था। उस हिसाब से उन्होंने पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और सूत्र दिया था 2n²। n का मान रखते जाओ, इलेक्ट्रॉन निकलते आएंगे। नील्स बोर के लगभग 6 वर्ष बाद सोमरफेल्ड ने अपना सिद्धांत दिया। सोमरफेल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाए ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ सोमरफेल्ड ने यह भी बताया कि एक ही कक्षा यानी एक ही ऊर्जा स्तर में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी समान होना आवश्यक नहीं है। यानी एक ही ऊर्जा स्तर यानी एक ही कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी अलग अलग हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ऊर्जा स्तरों को भी उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया। इसके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए और इन्हीं में से एक है फ्रांसीसी डी ब्रोई। फ्रांसीसी डी ब्रोई ने सन 1924 में प्रत्येक पदार्थ की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रत्येक पदार्थ कण तथा तरंग दो रूप में चलता है। डी ब्रोई ने आइंस्टाइन समीकरण E = mc² और प्लांक की समीकरण E = hν की सहायता लेते हुए इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र भी दिया, λ = h/p, जिसे डी ब्रोई की समीकरण भी कहते हैं। डी ब्रोई के बाद सन 1927 में जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एक ही समय में उसकी स्थिति और उसके संवेग दोनों का ठीक ठीक पता लगाना असंभव है। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनुसार यदि कण यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है उसको कम कर दें तो उसकी संवेग में जो अनिश्चितता है वो बढ़ जाएगी। डी ब्रोई द्वारा बताई गई इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पर ऑस्ट्रिया के भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने और अधिक काम किया। इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए उन्होंने एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। इरविन श्रोडिंगर का समीकरण स्थिति प्रायिकता समीकरण है। इससे एक संभावना बताई जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की प्रायिकता क्या है। डेमोक्रिटस के द्वारा अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। डेमोक्रिटस ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उसके पश्चात वैज्ञानिक आए डाल्टन ने सन 1808 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार सिद्धांत आगे से आगे बढ़ता गया, कुछ सुधार होते गए, नई बातें जुड़ते गई और परमाणु की संरचना प्रकाश में आई। फिर जे थॉमसन ने अपना सिद्धांत दिया। जे थॉमसन के सिद्धांत को सुधार किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के सिद्धांत की जो कमियां रह गई उसको सुधारने का काम किया नील्स बोर के सिद्धांत ने। नील्स बोर के सिद्धांत में भी कुछ बातें अधूरी रह गई, उन अधूरी बातों को सुधारने का काम किया सोमरफेल्ड ने। इस प्रकार सिद्धांत आगे से आगे बढ़ता गया और आज हमें परमाणु का आधुनिक सिद्धांत मिलता है और वो है हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर सिद्धांत। एस कक्षक गोलाकार होता है। 1s को आप देख पा रहे हैं, ये 2s उससे बड़ा है, 3s उससे भी बड़ा है और 4s उससे भी बड़ा है। एस कक्षक गोलाकार होते हैं। एस कक्षक के बाद पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक डबलाकार होते हैं जो x, y और z तीनों अक्षों के अनुदिश होते हैं। x अक्ष के अनुदिश आपने अभी देखा, इसके पश्चात आप अब z अक्ष के अनुदिश देखिए। z अक्ष के अनुदिश पी कक्षक आपको प्रदर्शित किए गए हैं।
उसके उपरांत आप y अक्ष के अनुदिश देख सकेंगे। तो ये y अक्ष के अनुदिश भी आपके सामने प्रदर्शित हैं। इसी प्रकार D जो कक्षक होते हैं वो द्विडबलाकार होते हैं, वो काफ़ी जटिल होते हैं। इस प्रकार ये सारे कक्षक एक साथ मिलकर के एक जटिल परमाणु संरचना हमें दिखाई देती हैं।